that is nano composites. Okay, nano composites. बेहतर है नैनो से पहले भी आप लिखिए कंपोजिट्स. और वो कौन से कंपोजिट्स? बेसिकली वी विल गो फॉर पॉलीमर मैट्रिक्स composites. We also have ceramic matrix composites. Okay, but in our syllabus we have to study polymer matrix composites. Composites may be macro composites or nano composites. Okay, मगर हम इस पे फोकस करेंगे जो आजकल चल रहा है, इसमें मैक्रो को छोड़ रहे हैं लोग, छोड़ दिया बल्कि, तो अब इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, दैट इज नैनो कंपोजिट्स. और वो किसका है? पॉलीमर मैट्रिक्स नैनो कंपोजिट्स. अभी तक जो आपने पढ़ा वो पॉलीमर के बारे में पढ़ा. आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट द कंपोजिट्स. कंपोजिट क्या होता है? एक आपके पास प्योर कंपाउंड है, कोई भी आप यहाँ पे सपोज ये आपके पास इरेजर है, ये सारे का सारा एक मटेरियल है, तो ये सपोज के अंदर पॉलीमर है. अब इस पॉलीमर के अंदर मैं कुछ चेंजेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं, इसको मेकअप करना चाह रहा हूँ. मेकअप का क्या मतलब होता है? कमी को पूरी करना ना. हाँ, तो वो कमी होती है जिसको खूबसूरत करना होता है. जो खूबसूरत है उसको क्या जरूरत है? अच्छा, अब ये है, इसमें अगर आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें एक इशू है, ये डस्ट बड़ी कैच कर रहा है, इरेज तो करता है मगर डस्ट भी कैच करता है. अब इसके लिए हमें ऐसा मटीरियल इसके साथ अटैच करना होगा कि जो कि डस्ट रिपेलेंट हो. ठीक है, तो ये एक कंपोजिट बन जाएगा. कंपोजिट में मिनिमम आपको 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, मिनिमम 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं. अब चूंकि 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनमें से एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स. ओके, और दूसरे को हम कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट को जो होता है उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट. ओके, मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट. अब आपने जो पढ़ना है वो कौन सा? दैट इज पॉलीमर मैट्रिक्स. मीन कि जो आप मैट्रिक्स लेंगे वो कौन सा होगा? पॉलीमर. ओके, अब यहाँ पे लोग सिरामिक भी ले सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सिरामिक मैट्रिक्स. अगर वो मैक्रो पढ़ रहा है तो मैक्रो कंपोजिट, अगर नैनो पढ़ रहा है तो नैनो कंपोजिट. अच्छा, नैनो के कोर्स में हमने पढ़ा था कि एक होता है नैनो मटेरियल, नैनो पार्टिकल. एक हमने बात की थी नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, याद है कुछ? नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, उसमें ये होता है कि उस हो सकता है कि वो ओवरऑल वो बल्क हो, नैनो ना हो, मगर उसमें जो आप कुछ कोई एक पार्ट जो है वो नैनो रेंज में आ रहा होता है, या इसका ये होता है कि वो खुद तो नैनो में नहीं होता मगर उसमें कोई जो नई एडिशनल चीज़ आप ऐड करते हैं वो हो सकता है नैनो स्केल में. ठीक है, अब अगर यहाँ पे पॉलीमर है जो कि नैनो रेंज में नहीं है तो होता भी नहीं है. अब इसमें अगर हम रीइंफोर्स में किसी ऐसी चीज़ से करा देंगे जो कि नैनो स्केल में हो, इस स्केल में हो, नैनो स्केल में हो, तो ये नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल बन जाएगा. नैनो स्केल भी आप पार्टिकल ले सकते हैं. ठीक है, नैनो पार्टिकल होगा. आप पॉलीमर लेते हैं, सपोज आप कोई भी पॉलीविनाइल क्लोराइड ले लें, आप उस पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ आप कोई भी नैनो पार्टिकल ले सकते हो. मसलन आप फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड ले लें, सीरियम ऑक्साइड ले लें, बिस्मथ ऑक्साइड ले लें, या कोई पार्टिकल मेटालिक पार्टिकल ले लें. अब उस पार्टिकल को आपने रीइंफोर्स करवाना है किसमें? इस मैट्रिक्स के. अब पॉलीमर आप पीवीसी सपोज ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो गया आपका? पीवीसी. दैट इज यूजली अ कंटिन्यूस फेस जो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है. और फिर इधर अगर आपको पार्टिकल सपोज आप निकल पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है,
अब इसके साथ ये रीइंफोर्स करवाते हैं, तो ये मैट्रिक्स होगा और ये क्या हो जाएगा, रीइंफोर्स। तो आप इसको कैसे देखेंगे, आप निकल नैनो पार्टिकल रीइंफोर्स्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड जी, निकल नैनो पार्टिकल रीइंफोर्स्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपोजिट। अब चूंकि नैनो पार्टिकल आएगा तो अंडरस्टूड नैनो कंपोजिट होगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं आप, निकल पार्टिकल रीइंफोर्स्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड नैनो। रिपीटर ना चला पहले मेटल करने में लिखिए, क्योंकि इसका रोल क्या है, रीइंफोर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निकल पार्टिकल रीइंफोर्स्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड नैनो कंपोजिट। क्लियर होगी बात। अब अगर आपने फाइबर यूज किया है तो फिर क्या करेंगे, निकल अच्छा, उसको फिर आप फाइबरस नैनो कंपोजिट कह सकते हैं, ठीक है, फाइबर। अब ये होते हैं जब हम कंपोजिट्स बनाते हैं तो एक मैट्रिक्स हो गया आपके पास, दूसरा रीइंफोर्स। अब इन कंपोजिट जो होता है उसकी, अब पॉलीविनाइल क्लोराइड की कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं। सपोज उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर आप बात करते हैं, जो टेंसाइल टेस्टिंग की हमने बात की थी, या अगर आप उसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इस इन चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें नहीं देखा था मगर यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, आप उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, आज हमने ऑप्टिकल को पढ़ना है, वो वाले नहीं पढ़ने जो नैनो में पढ़ेंगे, वो तो थोड़े से क्वांटिटीज जो एक्स्ट्रा है। अच्छा, क्या हो सकता है, अब उस प्रॉपर्टीज़ में आप चाहते हैं कि यार ये तो ठीक है, ये पीवीसी की है, मगर आपका यूज़ ऐसा है कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि यार ये ना मैं ऑप्टिकल फाइबर के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो फाइबर या ये जो लेंसेज बनते हैं, ऑप्टिक्स जो बनते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पे यूज़ करना है, वहाँ पे आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा ही है जो ट्रांसपेरेंट हो। अब अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपने करना है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है आपने, या आप किसी ऐसी जगह यूज़ करना चाहते हैं कि जहाँ पे आप लाइट को एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं, तो फिर अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को आपने फिनिश करना है कोई और इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ को नई इस्टेब्लिश करने के लिए वी यूजुअली गो फॉर इट्स कंपोजिट फॉर्मेशन। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सर हम वैसे ही नया मटेरियल बना रहे हैं, ज़रूरी है कि हमने वो एग्जिस्टेंट को लेके उसको मॉडिफाई करना है, तो हम नया बना रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है, नया तो बनाए वो भी ठीक है, मगर ये है कि जो एग्जिस्टिंग होते हैं वो इकोनॉमिकली आपको वायबल बन जाते हैं, वो ऑलरेडी हैं, उनको आपने मार्केट में उस पर आपको एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो है, उसको लेके आगे चलें, क्योंकि उस पर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। अब जो नया बनाएंगे वो सेपरेट पूरी आपकी रिसर्च होगी, सेपरेट प्रोटोकॉल होगा, वो हो जाए दैट्स गुड। मगर ये है कि अब यहाँ पे आपने मैट्रिक्स कौन सा रखना है, अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसे हो जो आजकल बड़ी एक धूम मची हुई है कि वाटर सॉल्युबल बैग्स बनाए हैं, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ऐसे हो कि जो सॉल्युबल, जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, ग्रीन हो, उस पर काफ़ी आजकल काम हो रहा है। उसमें जो सबसे एक मेन है पॉलीमर जिसको यूज़ किया जाता है वो है पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, हीट का अच्छा इम्पैक्ट है, हीट से जल्दी नहीं होता, मतलब लेके फिर रहे होंगे, उमर नेसी पे काम किया था पॉलीविनाइल अल्कोहल पे, मुझे बात रहा है कि उसने किया क्या था, ठीक है। तो ये पॉलीविनाइल अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, इसकी आप फिल्म बनाएंगे अच्छी खासी थिक बनेगी, मगर जब इसमें एक ड्रॉप पानी डालेंगे ना, अच्छा अब उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अगर तो वो ज़्यादा है मेरे पास उमर बताओ यार क्या किया था आपने, बताओ सर।
क्या बनाया क्या था ये बताओ ना, ताकि इनको पता चले। ये मुँह से हटा के बताओ ना, ये हटा दो ना, ये हटा दो। अब बोलो, मुझे बोला है ये यहाँ से चले नैनो मटीरियल बनाना, नैनो कंपोजिट बनाना। हाँ, तो अब पॉलीफिनाइल अल्कोहल क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, मगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं, ड्यूरेबिलिटी का इशू है। टॉक्सिक आल्दो ये इतना नहीं है ऐसे उधर ज़्यादा नहीं है। अब ये है कि इन चीज़ों को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई नैनो पार्टिकल्स या कुछ ऐसे कंपाउंड है कि उससे उसकी रेनफोर्समेंट करा देते हैं, उसको हम फिर क्या कहते हैं। अब यहाँ पे अगर पॉलीफिनाइल अल्कोहल होता, इधर निकल होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम निकल नैनो पार्टिकल पॉलीफिनाइल अल्कोहल कंपोजिशन। अच्छा, इससे भी बेहतर अच्छा आप ये बोले कि निकल रीइंफोर्स्ड पॉलीफिनाइल अल्कोहल नैनो कंपोजिट। ठीक है। अब अगर आपने टाइटल आप काम करना चाहते हैं यूज की, तो आपके थीसिस का टाइटल बन सकता है इसी तरह। मैंने लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस करवाई थी कि आप बेसिकली उसको थिंक आउट कैसे करते हैं। सपोज कि आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसका टॉपिक क्या रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ निकल रीइंफोर्स्ड पॉलीफिनाइल अल्कोहल नैनो। अब ये बड़ा बेसिक सा वो बन गया। अब इससे आपको बात क्लियर हो रही है कि हमने करना क्या है। अब अगर आगे थोड़ा सा आप मेथड लिख देंगे तो वो पता चल जाएगा अच्छा ये इस मेथड से बना के इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट। अब आप अगर मोबाइल खोलेंगे कभी इस पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे आप गूगल करें ना पॉलीफिनाइल अल्कोहल या पॉलीफिनाइल क्लोराइड, पॉलीमिथाइल मेथाक्लोरेट या पॉलीस्टाइरीन, इनमें उन्होंने क्या क्या किए हुए काम, तो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब प्योर पॉलीमर पे इतना काम नहीं होता। हाँ, सिंथेसिस पार्ट इज समथिंग एल्स, तो सिंथेसिस पे तो काम हो ही रहा है कि आप पॉलीमर नया बनाएं, उसके ब्लॉक लेंथ चेंज करें, उसके जो है वो विस्कोसिटी का इफेक्ट देखें कि विस्कोसिटी बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पॉलीमर सिंथेसिस में। तो उन चीज़ों पर तो काम हो ही रहा है, मगर इसको कहते हैं एडवांस्ड पॉलीमर्स। मैं बता दूँ नैनो कंपोजिट्स में स्पेशल जो आगे आपके पास नायलॉन होता है। ठीक है, नायलॉन में फर्दर आप अगर उसको कुछ प्रॉपर्टी एनहांस करना चाहते हैं तो उसके नैनो कंपोजिट्स में। अब देखें, अब एक मटेरियल जो है वो ब्रिटल है, ब्रिटल समझते हैं। यस। अब उसमें आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐसे मटेरियल ऐड करो उससे कंप्यूटर डिजाइन इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। और एक चीज़ और याद रखनी है कि वो जो रीइंफोर्स का कंटेंट है ना, वो 5% से ग्रेटर ना हो। 5% से चलो 6 कर लें, बॉर्डर लाइन पे मान लिया, मुझे 5% से ग्रेटर ना हो। रीइंफोर्समेंट जो करानी है, आप जितना पॉलीमर मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका 5% से ग्रेटर रीइंफोर्स्ड पार्ट ना हो, नॉट मोर देन 5% ऑफ द पॉलीमर मैट्रिक्स। हाँ जी, ये उसकी उस प्रॉपर्टी या उस कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के साथ ही लिए 0.03% भी डालें ना तो वो बड़ा चेंज कर देगा। और जब हम इसको बल्क पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जाएंगे तो फिर वो फिर रेशो तो वही रहेगी, जितना मैट्रिक्स लेंगे उस हिसाब से अपने 5% रखें। प्रोसेसिंग में रेशो तो वही रहेगी, तो समझेंगे ना, आपने कहा 5% ग्रेटर नहीं जाना। अब अगर आपने वो 5 टन लिया है तो उसका 5% निकाल दें, उतना आप फिलर डाल दें। अच्छा, इसी चीज़ को फिर क्या कहते हैं, फिलर्स भी बोलते हैं। और अगर वो फिलर नैनो साइज में है, कॉल इट नैनो फिलर्स। फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है। क्या जी? फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, डिफरेंट चीज़ें, इस पर हम बात करेंगे। ये कर्व बनती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनने के बाद फिर उसमें मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सैंपल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है और टेंसाइल है, ये बहुत सारे सैंपल और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड है।
तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और चीज़ है, टेंसाइल और चीज़ है, इसी तरह इलास्टिसिटी और चीज़ है। जिस वो मटेरियल जो इलास्टिसिटी शो करते हैं उसको हम कहते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है, जो वापस आ जाते हैं अपनी वो हुक्स लॉ को जो फॉलो करते हैं, जो एक ख़ास लिमिट तक आप ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं तो वो वापस आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। वो इलास्टोमेरिक मटेरियल है। तो इलास्टोमेरिक भी नैनो कंपोजिट्स बन सकते हैं। अब थोड़ा सा कंपोजिट का वो क्लियर होगा। तो बेसिक कंपोनेंट्स कितने हैं? 2, मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्स्ड पार्ट। जी हाँ जी, इसमें ये है कि आप यूजली ये देखें कि जिनमें आप कंटेंट ऐसा लें, मसलन अगर आप उसकी एक स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है, उसमें आप कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिससे उसमें इलास्टिसिटी है, तो उसमें फिर आप मेटल्स या ये चीज़ नहीं डाल सकते या नैनो पार्टिकल्स नहीं डालेंगे, वो ऑलरेडी जो है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसमें आप पॉलीमर ही फिर ऐड करेंगे कोई और जो ओलिगोमेरिक फॉर्म में होगा, ठीक है, या लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होगा जिसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यूजली ये सेलुलोज वगैरह या इस तरह की चीज़ें या ये जो आपको नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं लोग, ठीक है। उसमें फिर आप ये चीज़ नहीं ऐड करेंगे कि भाई सीरियम ऑक्साइड डाल दें या निकल ऑक्साइड डाल दें। ये चीज़ें जो है ना, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, मगर इनमें एक और इशू है कि जब उस वक्त हम बात करेंगे जब हम स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं कि इनकी जो डिस्पर्शन कराते हैं ना, उस वक्त हमें बहुत जो है ना वो ट्रिकी होकर चलना पड़ता है जब हम डिस्पर्शन करवा रहे होते हैं। अब क्या होता है, अब इनकी जो सिंथेसिस है उसको बात करते हैं। पहले एक थोड़ी सी और चीज़ है सर, जो भी मटेरियल हम बनाते हैं उसकी टॉक्सिसिटी मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं होते कि वो सिर्फ हमें मतलब वैसे तो टाइम ही पता चलता है कि नहीं, टॉक्सिसिटी आप चेक कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल या इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, मटेरियल लें, बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं, ठीक है। ग्रो कराने के बाद वो मटेरियल उसमें ऐड करें। अगर बैक्टीरिया मर जाए तो मतलब उसमें टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एनालिसिस है बैक्टीरिया को, वो उसकी टॉक्सिसिटी चेक करें। और नैनो पार्टिकल्स की जब टॉक्सिसिटी इसी तरह चेक करते हैं। पॉलीथीन बैग्स की पहले नहीं चेक की इन्होंने? सॉरी, पॉलीथीन बैग्स की इन्होंने पहले चेक नहीं की? पता नहीं, क्योंकि अभी पॉलीथीन बैग अभी टॉक्सिसिटी दे रहे हैं। सर अब तो इसलिए सब रिप्लेस हो गए ना। नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये ब्रांड बायोडिग्रेडेबिलिटी की वजह से उसको कहा है। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं, नहीं, डिग्रेडेशन जो है वो भी हमारा टॉपिक है, पॉलीमर डिग्रेडेशन। एक होता है आप केमिकल प्रोसेसिंग से करते हैं, एक होता है हीटिंग से करते हैं, एक है आप बायोडिग्रेडेशन मीन बैक्टीरिया ऐसा हो कि जो उसको खा जाए, ठीक है, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कि आप हो गया उसको रख दिया। पहले क्या होता था, ये बैग आप इसको अंदर अर्थ भी कर दें तो ये खराब वो रहता था, बड़े अरसे तक वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करता रहता है। हाँ, उसमें वो है, वो पहले वाली जान ताकत नहीं रहती, मगर हो जाता है खराब। तो आप उसको भी ये है कि रखें और उसको एक ऐसा कल्चर बनाया जाए जिसमें वो जो जानदार चीज़ें वो खा जाए, ठीक है। उसको वो पॉलीथीन बैग का ये इशू था, पॉलीथीन सॉरी हाँ पॉलीथीन उनका ये इशू है, इसमें से ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है हमारे एशियन कंट्रीज़ में, वो ये है कि यहाँ पे बड़े होते हैं बेचारे, ये इशू है। अच्छा जी, कंपोजिट्स आप बनाते हैं, इसमें आप इधर इस पॉइंट को समझिएगा, इसमें आप फाइबर्स भी ले सकते हैं जो रीइंफोर्समेंट करवानी है आपने, वो किससे करवा सकते हैं, फाइबर्स भी ले सकते हैं और पार्टिकल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फाइबर्स फर्दर आगे हो सकते हैं आपके पास, ये सिंगल लेयर भी हो सकते हैं रीइंफोर्स मटेरियल जो है, और ये मल्टी लेयर भी हो सकते हैं।
सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। मल्टी लेयर के क्या मीनिंग्स बनते हैं कि जिसमें लेयर्स बनी हैं। तो लेयर्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसके भी दो तरीके हमारे पास। एक तो ये है कि आप हाइब्रिड्स बना लें, ये मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस, ठीक है। दूसरा है लैमिनेट्स बना लें। अब ये क्या है, हाइब्रिड्स में क्या है कि आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, वो भी कंपोजिट होता है, इसको हाइब्रिड्स बोलते हैं। अक्सर आपने ये देखिएगा कभी नेट पे लिखा होता है कि अगर नैनो मटेरियल्स की तरफ जो कंपोजिट की बात हम वहाँ पे करते थे, उस कोर्स में क्या मेन के जिंक ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड को मिलाएं, वो क्या बनता है, कंपोजिट। तो उसको ये भी लिखा जाता है निकल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड हाइब्रिड्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हाइब्रिड्स में सिंपल मिक्सिंग है। और लैमिनेशन लैमिनेट्स में क्या है, आप लेयर उसके ऊपर टैब डालते हैं। कैसे, एक अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो सेकंड आप यूवी लेयर बनाते हैं, फिर आपके पास थर्ड आ जाती है हौसला, ठीक है, फिर फोर्थ आ जाती है। इस तरह वो फिर लेयर्स बन जाती है। मीन के कोटिंग प्रॉपर आप एक लेयर की कर रहे हैं, तो वो लैमिनेट्स बनता है, ठीक है। इफेक्टिव दोनों थी, क्या कह रहे हैं? इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा है? इफेक्टिवनेस ये डिपेंड करता है आपने यूज़ कैसे करना है, ये दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। अब ये लेयर वाला है, इसका ये है कि इसमें वो आइसोट्रोपिक या अनआइसोट्रोपिक का कंसेप्ट भी आ जाता है, उसमें नहीं रहता, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए ये हाइब्रिड ज़्यादा अच्छा होता है, ये नहीं रहता, तो इस किस्म की है। और अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल में हाइब्रिड्स वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू उसके। सर ये जो हाइब्रिड्स होते हैं, ये जो लैमिनेट्स होते हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स के एक दूसरे के ऊपर लेयर लगाएंगे, जैसे सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों। मेन के ये होता है ना कि एक लेयर आपने एक ही लगा दी, दूसरी भी दूसरे की लगा दी, यहाँ पे फिर दूसरी लेयर आ गई, यहाँ पे फिर पहली आ गई, ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें क्या हो गया कि आप जो मैट्रिक्स सपोज ए है वो आपने ऊपर और नीचे का दिया, बीच में नहीं, यहाँ पर आप उसको अल्टरनेट में चला सकते हैं। तो और अगर आप इसको ऊपर नीचे रख के करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैकिंग, स्टैक टाइप आपका बन जाता है। इस तरह ये क्या कहते हैं उसे, बस स्टैकिंग समझ आ रही है ना। आगे सिंगल लेयर, सिंगल लेयर में फिर क्या है आपके पास, ये सिंगल लेयर एक लेयर, यहाँ पे तो मल्टी लेयर्स है ना, मल्टी का मतलब ये कि मिनिमम 2 डिफरेंट। अब नैनो कंपोजिट जो है उसमें ये भी होता है कि कंपोनेंट्स आपको 2 चाहिए, एक पॉलीमर चाहिए और एक रियनफोर्समेंट चाहिए। अब रियनफोर्समेंट फर्दर 2 तरह की, 3 तरह की, 4 तरह की ले रही, मतलब आप निकल भी ले लिया, आप आयरन ले लें, ठीक है। वो दोनों तीनों का मिक्सचर जो है वो 5% से ग्रेटर ना हो, वो ऐड कर दें। तो अब यहाँ पे आपके मल्टी लेयर का कंसेप्ट और क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हर एक की प्रॉपर कोटिंग करके, इसको स्पिन कोटिंग भी बोलते हैं, वो भी यूज़ होती है कि एक तो पॉलीमर लिया, उसकी फिल्म बनाई, उसके ऊपर दूसरी कोटिंग कर दें, कंपोजिट तो बन गया ना। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट में है हमारे पास स्पिन कोटिंग करने वाली मशीन, उससे फिर क्या होता है ये वो फिर पूरी एक लेयर बना लेती है ऊपर। उसके बाद दूसरा ये चीज़ हम उसमें भी करते हैं, सोलर सेल बनाने में। अगर वहाँ पे पॉलीमर नहीं, वहाँ पे एक आपके पास FTO होते हैं या ITO, इंडियम के नम साइड ग्लास टाइप होता है, उसके ऊपर आप कोटिंग कराते हैं, तो वो उससे भी हो सकती है। तो वो भी एक कंपोजिट नेचर बन जाती है। अच्छा, सिंगल लेयर में 2 ऑप्शन है आपके पास, ये सिंगल लेयर कंटिन्यूस भी हो सकती है और ये सिंगल लेयर डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। जी जी, बोलिएगा ज़रा जोर से, कुछ पूछा?
और बोले। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूअस में आपके पास ये रैंडम अरेंजमेंट भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस है, रैंडम भी हो सकता है और प्रेफर्ड भी हो सकता है। यानी कि रैंडम वो है कि आप रैंडम मिक्सिंग करते हैं, प्रेफर्ड में कि जो आप चाहते हैं कि भाई पहले कौन सा पार्ट है उसको किस टमाटर में से करके दूसरा बनता है, ये फर्क है। ये रैंडम हो सकता है और ये प्रेफर्ड भी आप उसकी रियल फोर्स भी करा सकते हैं। इसमें ये है सिंगल लेयर। अच्छा, कंटिन्यूअस में क्या है? अब सिंगल लेयर है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें ये है कि यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल नहीं। अच्छा, मल्टीपल काम है। सर तो ऊपर सिंगल लेयर। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हो जाती हैं कि जो उसकी जो है वो क्या कहते हैं, क्या मैं कह रहा था, डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे बेस करते हैं वो क्या कहते हैं? यस, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक क्या होते हैं? ये सर यही डायरेक्शनल बेस है। और एफएससी में पढ़ते हैं आप। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल और पार्टिकल में आपके पास पार्टिकल है, इसको आप सोचने लगे कि किस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। टू वेज हैं। आपको पार्टिकल दे दिए गए, आपने आपको पॉलीगन मैट्रिक्स में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। दो तरह से होगी, या रैंडम भेज या प्रेफर कर लें। रैंडम ओरिएंटेशन रीइंफोर्स्ड पार्टिकल और प्रेफर की स्पेलिंग सही है, डबल एफ है प्रेफर। ठीक है, प्रेफर डबल आर है, डबल वी होगा सही। सर अच्छा, इस तरह ये आप कंपोजिट्स में अगर पॉलीमर मैट्रिक्स लेना है तो रिइंफोर्समेंट का जो पार्ट है वो इस तरह आएंगे। तो अब रिइंफोर्स्ड फाइबर्स से भी हो सकती है। अब फाइबर्स कहाँ से आते हैं? आपके पास नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल कौन से होते हैं? वूल, सिल्क और अच्छा, और सिंथेटिक फाइबर्स नायलॉन और अच्छा, क्या फाइबर्स हम सब पॉलीमर्स को बना सकते हैं? फाइबर्स पॉलीमर बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। वो सिंथेटिक रूट पे डिपेंड करता है, सब के नहीं, सब के नहीं। जैसे पॉलीविनाइल अल्कोहल है तो इसका मुश्किल होता है। हाँ जी, किसके? वेरी गुड, है कहीं रखी हुई? वेरी गुड। तो वो किस तरह, कौन सा मेथड यूज किया था? स्पिन मशीन। तो फाइबर्स जो है वो सिंथेटिक रूट है उसका, उससे आप बना सकते हैं। किस टेम्परेचर पे बनाए थे? तो ये इस तरह आप उन फाइबर्स को फिर अगर आप यूज करेंगे पॉलीमर मैट्रिक्स में तो वो क्या बनेगा? फाइबरस पॉलीमर नैनो कंपोजिट। ठीक है, अब इनकी सिंथेसिस जो है वो 3 डिफरेंट वेज है, मगर जो सबसे इजी है वो है अच्छा, एक चीज आपने जान जाकर पढ़नी है, सिंथेसिस
प्रेपरेशन और फैब्रिकेशन, इनमें क्या डिफरेंस है? सिंथेसिस, फैब्रिकेशन, कि अगर अब हमने बनाना है पॉलीमर मैट्रिक्स नैनो कंपोजिट आप बनाना चाहते हैं तो आप इस पे सिंथेसाइज लिखेंगे, प्रिपेयर लिखेंगे या फैब्रिकेट लिखेंगे? ये आपको क्या लग रहा है? इस प्रकार की देखना है, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या लग रहा है। कम से कम सिंथेसिस तो आपने लगा सकते, क्यों? मॉडिफाई कर उसको चेंज कर रहे हैं ताकि हम एग्जिस्टिंग चीज को यहाँ से मॉडिफाई चलो इस चीज़ को देखना है आपने, ये बड़ा अहम पॉइंट दिया मैंने आपको। सिंथेसिस, फैब्रिकेशन और अच्छा चलिए, अब इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करेंगे हम? डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे आसान जो है वो है सॉल्यूशन कास्टिंग मेथड है, सॉल्यूशन कास्टिंग मेथड। इसमें क्या है कि आप ये सपोज आपके पास पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर की चेन है, प्लस इसका आपने पहले पॉलीमर लेना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट आपको ढूंढना होता है, ठीक है। अच्छा, उसका सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए आप क्योंकि वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं आपके पॉलीमर, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आप यूज़ करें, ठीक है। अब PVA है या पॉली वो कौन सा है, एसिटामाइड वगैरह, ये पानी में भी डिसॉल्व हो जाता है, मगर आप पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरह आपके पास एरामिड्स होते हैं, पॉलीएमाइड्स जो हैं वो भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, नाइलॉन वो डिसॉल्व नहीं होते, मिथाइल पेंटाक्लोराइड वो डिसॉल्व नहीं होते। हाँ, पॉलीएक्रिलिक एसिड ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इसके पहले सॉल्यूशन बनाना है। जब सॉल्यूशन फेज में आ जाएगा, इसीलिए इसको सॉल्यूशन क्लास में मतलब लिखा है। सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर आपको ये करना है, अब आपने ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है, पॉलीमर मैट्रिक्स। अब रीइंफोर्समेंट जो है वो कैसे होगी? रीइंफोर्समेंट, अब वो अगर आपके पास, देखो मैंने क्या कहा था, या पार्टिकल हो सकते हैं या फाइबर हो सकते हैं। अगर सपोज मैं फाइबर की बात करता हूँ अभी, वो कुछ इस तरह से है, ये मैं रैंडम बना रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो यही बनाना। अच्छा, ये फाइबर्स हो गए। अब पहले आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के बाद ये जो रीइंफोर्समेंट है, ये फाइबर्स आपने सॉल्यूशन में डिस्पर्स कर दें, तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? डिस्पर्स पार्ट, और ये आपका कंटिन्यूस मैंने पहले बता, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्पर्जन हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे? इनको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब ये तीन तरह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो बताते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये रहे और पॉलीमर जो है, पॉलीमर वो ऐसे ही रहे, ठीक है। और ये जो है ये अपनी साइडों पे हो जाए, पॉलीमर लेदर है, ये लेदर है, तो इसको कहते हैं एग्रीगेट। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। नैनो में भी हमने इसी तरह पढ़ा था, एग्रीगेट का अपना ठीक है। तो ये क्या एग्रीगेटेड भी कहते हैं,
पॉलीमर नैनो कंपोजिट, अगर ये नैनो साइज में आता है। ठीक है, दूसरा वे क्या हो सकता है? आपका ये जो है पॉलीमर, ये इससे भी गुजरे, इससे भी गुजरे, इससे भी सेपरेट हो गए, इनसे गुजरे। ठीक है, इसमें क्या है कि वो सारे एक साइड, मतलब यहाँ पे पॉलीमर भी है और बीच में आपका इसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड। ये बेसिकली होता ये है, जब पॉलीमर बनता है तो उसमें इंटेंगलमेंट्स हो जाती हैं। इंटेंगलमेंट क्या होती है कि आपका लॉन्ग चेन पॉलीमर है, वो अपने ही किसी पार्ट से, जिस तरह वो सांप वाले गेम खेलते हैं ना हैं, तो वो खुद अपनी मौत मर जाता है जब अपने किसी हिस्से से टकराता है। तो इसमें भी ऐसा क्या है कि पॉलीमर लॉन्ग चेन पानी की होता है, सम टाइम वो कुछ इस तरह से खुद से ही इंटेंगलमेंट्स उसकी बन जाती हैं, या दूसरे पार्ट से भी। अब क्योंकि यहाँ पे आपने पार्टिकल डिस्पर्स किए हुए हैं तो उसमें चांसेस ये नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है ये उसकी कहीं ना कहीं उसके साथ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें उसकी थोड़ी सी केमिकल अटैचमेंट भी हो जाए। कंपोजिट जो होते हैं वो क्या फिजिकली पार्ट बनाते हैं, केमिकली बनाते हैं? मोस्टली चांसेस होते हैं कि उनमें फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड या केमिकल नेचर का पता कैसे चल रहा है? आप दोनों को मिक्स करें, अगर कोई उसमें कलर चेंज आती है या कोई नई चीज बन जाए तो वो है केमिकल। आप अगर सोल्यूशन फेज में वही रहे, वो भी अपने नेचर रखता हो, वो भी नेचर रखता हो, आप पीवीसी लें, उसको डिजॉल्व करें, डिजॉल्व करने के बाद वो तो सोल्यूशन फेज में आ गया, अब आप उसमें कोई पार्टिकल ऐड कर दें तो वो क्या होंगे, वो अपने नेचर ज़्यादा से रखेंगे, वो सोल्यूशन फेज में रहेगा, तो वो केमिकल उन्होंने रिएक्ट नहीं हो जाती है। हाँ जी, फिजिकली हो गया ना, फिजिकल नेचर में बॉन्ड है। सर अगर केमिकल हो जाए तो फिर तो केमिकल हो जाए तो ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो उसका पार्ट बन जाएगा, वो कंपोजिट, फिर इस तरह कंपोजिट उसको नहीं कहेंगे, हो जाएगी, फिर उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसे देखें ना आप, वो कंपोजिट या नेचर की या होमोजेनियस मिक्सचर जो बनाते थे, उससे आप यही बात है ना कि आप वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, क्या ये केमिकल रिएक्ट करता है? वाटर और सोडियम क्लोराइड जब मिक्स करते हैं क्या ये केमिकल रिएक्ट करते हैं? नहीं करता सर, नहीं करता, नहीं करते ना, डिसोसिएशन हो जाती है इसकी। सोडियम और सर वो रहते वैसे ही है। जी तो ये फिजिकली मतलब केमिकल रिएक्शन ये नहीं है, ये फिजिकल रिएक्शन। अगर वाटर और सोडियम क्लोराइड का आपकी केमिकल रिएक्शन करना तो क्या करेंगे? हीट के हीट में नहीं होता, हीट में डिसॉल्व हो जाएगा, उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो वो एक इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें आयन बन गया, वो और चीज़ है, वो आयन बन गया, आयन की अब केमिकल रिएक्टिविटी और है, सोडियम क्लोराइड की और। अच्छा, अब इसमें थर्ड वे जो है वो क्या है? ये जो भी आपने बनाया है ये पॉलीमर इसमें से हर एक के साथ, ठीक है, तो ये प्रॉपर डिस्पर्शन हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर डिस्पर्स इसको बोलते हैं, या डिस्पर्स। इसके एक और नेम भी है जो प्रेजेंस से ऊपर गया है, द बाइडर प्रॉब्लम।
मैसेज कर दे रहे हो। अच्छा ये दे उसी पढ़ा दूँ। ठीक है, तो सबसे जो आसान वे है वो ये है सॉल्यूशन का। और भी मेथड है, मेल्ट करें, मेल्ट ब्लेंड कहते हैं उसको, मेल्टिंग ब्लेंड भी बोलते हैं कि आप उसको मेल्ट कर लें पॉलीमर को, मेल्ट करने के बाद उसमें आप वो डाल दें इन्फोर्समेंट वाले पार्टिकल ऐड कर दें, स्टिरिंग करें। अच्छा, अब इनकी ये जो सॉल्यूशन कास्टिंग, कास्टिंग का क्या मतलब है? सर एक को दूसरे के अंदर जैसे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी मोमेंट में कास्ट हो जाएगा। कास्टिंग का ये मतलब है कि इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी शेप, फाइबर की शेप देनी है वो दे सकते हैं। अगर आपने उसको कोई थिन फिल्म की देनी है, कोई शीट बनानी है, वो आप बना सकते हैं। मगर उसमें क्या है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, पॉलीमर लिया, उसमें सॉल्वेंट ऐड किया, रीइंफोर्समेंट डाल दी, ये बेशक डिस्पर्स और ये सारे मीडियम हैं, मगर स्टिल इट हैज़ सम अमाउंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने क्या करना है कि सॉल्वेंट को बाद में इवेपोरेट करना, सॉल्वेंट। सर ये 5% की बात की वो इधर ही होगी implement, हमने 5% से ज़्यादा इंपोर्ट्स होने के लिए सर 5% वाली जो आपने बात की थी कि 5% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो रीइंफोर्स पीरियड है वो 5% ज़्यादा नहीं है। इसलिए अक्सर आपने वो जब आर्टिकल कभी पढ़ेंगे, जो असाइनमेंट दी है मैंने आपको, टाइम आने लगा है अभी, तो क्या अभी कोर्स तकरीबन कंप्लीट होने को है, तो वो जो आपने लिखनी है इंशाल्लाह इसी वीक के एंड को दे दूँगा, कल मिल जाएगी आपको। तो उसमें क्या है कि आपको लिखा होगा 0.1%, 0.5%, 0.3% लिखा होगा कि 0.1% निकल रीइंफोर्स्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड नैनो कंपोजिट। तो उसका क्या मतलब होगा कि वो इतनी भी आप सपोज 1 लिया है, 1 का 1% कितना होता है? 1 का 1% कितना होगा? रूल चलो शुक्र 0.01। अगर 1 ग्राम आप वो ले रहे हैं पॉलीमर मैट्रिक्स, तो ये 0.01 तो 0.01 ग्राम ये कितने मिलीग्राम बने? डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000 10 0.01 है। कितने मिलीग्राम बने? 10 मिलीग्राम। अब ये 10 मिलीग्राम वहाँ पे ये लिखा होता है कि 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम परसेंट में भी लिखा होता है। समटाइम कुछ आथर मिलीग्राम लिख देते हैं, कुछ उसमें लिख देते हैं, कुछ पीपीएम में भी लिख लेते हैं। मेन का पूरा सोल्यूशन अगर 1 लीटर है उसमें 5 मिलीग्राम है तो दैट विल बिकम टू 5 मिलीग्राम। सर मिलीग्राम से पीपीएम में कन्वर्ट हो सकता है, वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीग्राम से पीपीएम में? हाँ, तो उसका क्या मेथड है? उसका मेथड क्या है? जैसे हम 1000 फॉर्मूला से बता मल्टीप्लाई करते हैं ना, 0.01 को जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया है ग्राम से मिलीग्राम में। इसके लिए ये है कि 5 मिलीग्राम लें, मगर सोल्यूशन पूरे जो है ना, सोल्यूशन पूरे का वॉल्यूम वो 1 लीटर होना चाहिए। अगर 5 मिलीग्राम पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम 1 लीटर में है तो वो 5 ppm होगा, 5 लीटर करके क्योंकि 1 मिलीग्राम 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। सर जब हम फाइबर की बात करें उसमें भी हमने ये 5% वाला फॉर्मूला दे दिया, सब। तो बिल्कुल सर जो आपने जो बात की वो लेमिनेट को जो लेयर्स बनेगी, तो आपने कहा एक लेयर एक के बनाए, दूसरी लेयर दूसरी के बनाए, तो वो तो फिर इक्वल रेशियो नहीं बनेगी। नहीं, इक्वल लेयर्स बनना अलग चीज़ है, वो ज़रूरी नहीं है इक्वल बने, और वो चांसेस यही है कि इक्वल ना बने, चांसेस यही है कि इक्वल ना बने। उसकी वजह ये है कि अगर आप इक्वल लेयर्स बनाएंगे तो वो फिर क्वांटिटी पूरी नहीं होती। फिर कहीं पे ऐसा भी होता है कि उन्होंने लिखा, रिपोर्ट किया हुआ है ये जिस तरह डोपिंग होती है, डोपिंग के लिए मैंने कहा था ये सम सॉर्ट ऑफ डोपिंग बन जाती है। डोपिंग के लिए हमने कहा था कि लास्ट टाइम जो हमारे डिस्कशन हुई थी वो भी यही था कि 5 या 6% से ज़्यादा ना हो, मगर रिपोर्ट जो हुए होते हैं वो लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं, 1:1 लेके भी करते हैं। अभी भी आप आर्टिकल पॉलीमर में भी पढ़ेंगे, मगर ये है कि ये वो कहते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट अगर उस हद तक आपने रहना है कि वो 5% से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, मगर लोग रिपोर्ट करते हैं, काम जरूर करते हैं इसमें। वो एक अलग बात है कि फिर वो वहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है फिर कि मसलन हम लोग
1:1 डोप मटेरियल भी बनवाते हैं, मगर उसको मेथड तो डोपिंग वाला हम यूज़ करते हैं ना। डोपिंग और उसमें फिर क्या फ़र्क है, वो भी यही चीज़ है कि अगर तो वो उसका हिस्सा बन जाता है तो उसको मेथड को तो डोपिंग ही कहेंगे, मगर वो इम्प्योरिटी कंसिडर नहीं होगी। इम्प्योरिटी कंसिडर नहीं होगी। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई ख़राब चीज़, इम्प्योरिटी का मतलब ये है कम क्वांटिटी में हो गया, इसकी क्वांटिटी। अच्छा, आप यहाँ पे आप सॉल्वेंट इवेपोरेट करवा देते हैं, तो उससे फिर आप इस तरह का मोल्ड जो बनाना है उस मोल्ड में डाल दें उसको, तो वो फिर यहाँ पे टेम्परेचर का बड़ा इफेक्ट है, टेम्परेचर। और स्टीयरिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्टीयरिंग आप बहुत सारे यूजली जो होते हैं ना कि हमारे रिएक्शन, एक तो टेम्परेचर है, मोस्टली ये देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस आइस वगैरह डाल के हम 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस के लिए काम कर रहे हैं। सर इन तीनों में ज़्यादा सबसे अच्छा कौन सा? मुझे टिके से लगता है, ये आप बच्चे मुझे ये पर्सनली ये अच्छा लगा, मगर आज तक मजे की बात है जितने भी बनाए हैं ना, ये बना नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्लोमरेट्स एग्रीगेट्स वगैरह बन जाते हैं। जब डिस्पर्स है ना आपके पास, फिर उसको स्टीयरिंग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं एग्रीगेट्स को पानी की जो फिल्म बनती है उसमें कहीं ना कहीं एक जगह पे ज़्यादा नज़र आ जाती है, कहीं पर थोड़ा नज़र आ जाता है। तो इसमें हमको इसे सर हैंडलिंग का इशू होता है। हैंडलिंग का इशू है, इसमें हमको इसे पैकिंग वगैरह नहीं डाल सकते। सरफेक्टेंट वगैरह भी होते हैं, मगर नहीं उसमें फिर ये होता है कि उसके लिए सरफेक्टेंट को निकालने के लिए फिर आपको हीटिंग चाहिए। हीट करेंगे तो फिर और यहाँ पे ये भी है कि सोल्यूशन फेज में आ गया है ना, फिर स्लो कूलिंग और फास्ट कूलिंग का बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ जी, बहुत क्रिटिकल रोल है। अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं ना, तो ये जो डिस्पर्स और ये पार्टिकल्स है दे हैव प्रॉपर टाइम टू सेटल डाउन, ये प्रॉपर एक ओरिएंटेशन में आते हैं। अगर आप फास्ट कूलिंग कर देते हैं तो ये यहाँ पे वहीं पे फ्रीज हो जाता है, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये बड़ा मसला है इसमें। तो स्लो कूलिंग इसलिए मैंने कहा है कि वो टेम्परेचर लो भी इसको अगर किया जाए तो जब वो आप मोल्ड में आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी है कि जब सोल्यूशन फेज के बाद इनकी टाइम क्या हुआ प्रॉपर्टीज। अब पॉलीमर बना लिया आपने, कंपोजिट भी बन गया, नैनो कंपोजिट भी बन गया, एक मिनट ठहर गया अगले न जाने होता है। अब क्या है कि इनकी हमने प्रॉपर्टीज देखनी है। इस तरह स्ट्रक्चरल होती हैं, मैकेनिकल होती हैं, लिखते जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल हो गई, अच्छा पहले खुद बोले जो आपको याद होगी, कोई भी पॉलीमर होता है तो स्ट्रक्चरल होती है। स्ट्रक्चरल आगे क्या आवाज, ऑप्टिकल और थर्मल और मैकेनिकली होगी ना वो, और है काइनेटिक काइनेटिक, ऐसे ही बोल रही है, सोचा नहीं है। वो तो उनकी सिंथेसिस के दौरान वो काइनेटिक्स को पढ़ते हैं ना। और एब्रेसिव वो जो होती है, रेजिस्टिव, फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा अब आ रही है वो चीजें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सर बोला था ये सब बोला था, किसने बोला था? किसी ने नहीं बोला ऐसे नहीं सारा कुछ बोला। अच्छा और सर आपको पता है, सर को बता चलो वही बता दो। वो मैकेनिकल होगी। सर मैग्नेटिक होती है। यस यस सर। थैंक यू सर। अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे मेजर करते हैं? थ्रू VSM। VSM इसके भी बात करेंगे जब टाइम होता है। नाम ही बता रहे हैं। Colligated properties के पॉलीमर की होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे, क्या बात, कैसे? तो उससे क्या मेजर करते हैं आप बेसिकली? नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आ गई, पॉलीमर की ये मैंने पढ़ाया भी है आपको, उससे आप क्या मेजर क्या करते हैं? नहीं नहीं बताया ना मैंने।
नहीं, वो तो हम थर्मल से करते हैं। रिलेशन ऑफ बॉइलिंग ये होगा इससे हमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पता लगता है। मॉलिक्यूलर हैं? अच्छा, अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप क्या चीज लेते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अब अभी तक जो आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ी है ना, वो पढ़ी है सॉल्यूशन फेज वाली, है ना, जो आप लैब में काम करते हैं। अब इसमें हमारे पास फिल्म होती है, ये जो आपने कास्टिंग कर ली, एक फिल्म बन गई, उस फिल्म की एब्जॉर्प्शन आप कैसे लेते हैं? उस फिल्म को ये है ना, ये फिल्म लेके गया, खिला दी, सब कहते हैं कि तो बड़ा फिल्म पास है। फिल्म लेके गया, यूवी जो डबल बीम है आपके पास, उस पर आपने यूवी लगा देना तो यहाँ से लाइट पास करवानी, तो जो भी एब्जॉर्प्शन आएगी वो इस फिल्म की एब्जॉर्प्शन है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जाके वो फिल्म रखनी है। किसके अंदर? एब्जॉर्प्शन डबल बीम किस इंस्ट्रूमेंट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटो जो आजकल खराब है हमारा, ठीक है। ये जो आपके पीछे बैठी है ना, बहुत गहरी सोच में है। क्या नाम है आपका? हैं? क्या सोच रही है? कोई तो सोचो। सर कब खत्म होगा वो कह रही है कब खत्म होगा ये सोच रही हूँ। कब सब खत्म होगा? आखिरत के करीब। सर ये लेक्चर कब खत्म होगा? 6 अच्छा, अब क्या है जी, एब्जॉर्प्शन ले ली, उसके बाद फिर आपको फार्मूला होता है वो मैं बताऊंगा, उससे आप ट्रांसमिटेंस लेते हैं। ट्रांसमिटेंस के बाद आप उससे रिफ्लेक्टेंस लेते हैं, जो थोड़ा हिट देते जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। रिफ्लेक्टेंस के बाद आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, फिर डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बैंड गैप होता है, ये चीज़ें तो आपने निकाली नहीं, बैंड गैप वगैरह, ठीक है। मैंने वीडियो भेज दी है, उसमें देख लीजिएगा, टाइम बढ़ा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ले लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया, इस पर। आप भी लिखते वेरी एक्टिव लर्नर, वेरी एक्टिव लर्नर, लिखने का साइलेंट किलर। अच्छा, क्या हो गया जी? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बैंड गैप, बैंड गैप, ऑप्टिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो भी आप सिर्फ यूवी विजिबल का आपने स्पेक्ट्रम लेना है, और बाकी सारे मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा, फार्मूला है, एक्सेल की शीट होती है, वो दूंगा, उसके आप काम करेंगे। सर आपके हर कोर्स में ये एक्सेल जरूर होता है, मैंने 4-5 मैंने एक्सेल करना होता है। सर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आपकी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से भी हम निकाल सकते हैं, उसी में आती है ये, जो थ्रू ऑप्टिकल मेथड निकालेंगे। हमने जेम प्लॉट इनको सिखाया ही नहीं अभी तक, वो तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो आप वहाँ नहीं सिखा सकते, वो यहाँ पे मस्त सिखा सकते हैं, कहाँ नहीं सिखा सकते। जेम प्लॉट किधर नहीं सिखा सकते, वो ऑनलाइन वीडियो पे वैसे जी, वो तो BS में कराया था। ठीक है जी, फिर आप ये इन पैरामीटर से आपको आइडिया होता है। सपोज कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया, एक मटेरियल, सिंपल सी बात करूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट्स होते हैं, क्योंकि वो रेशो है। रेशो होती है। अब एक मटेरियल है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 5 है, एक मटेरियल है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो इस वैल्यू फिगर नंबर का क्या मीनिंग है? तो सिर्फ नंबर ही आ गया। इसी तरह हम डाइइलेक्ट्रिक, हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो तो नंबर्स के फॉर्म में मिलते हैं ना, उनको फिर अगर किसी की वैल्यू कम होती है, किसी मतलब बैंड गैप, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, उसके क्या मीनिंग्स हैं, यू नो वैल्यू। इसी तरह अगर कोई मटेरियल है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट नंबर ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, उसका आपको पता है ये क्या मीनिंग होता है। सिमिलरली विस्कोसिटी की वैल्यू किसी की कम, किसी की ज़्यादा आ जाती है यूनिट्स में, या जो भी वैल्यू,
आपको पता है कि मटेरियल ये हमने क्यों फाइंड की है और इसका हमारा पर्पस क्या है और ये मटेरियल बिहेव कैसे करेगा, आइडिया हो जाता है ना। इसी तरह अगर एक मटेरियल है तो उसकी डिफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है और कोई और ऐसा मटेरियल है जिसकी वैल्यू 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आ जाते हैं ना, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद या मॉडलिंग के बाद, मॉडलिंग वो वाले नहीं, वो वाले कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, उसके बाद जो आपके पास नंबर्स आते हैं इनको अंडरस्टैंड करना है। जो भी वैल्यू आती है, जो भी फिगर आती है, वो होगी तो उसको पढ़ेंगे तो फिर आइडिया होगा कि अगर आप 5 निकाला है, 1 निकाला है, 3 आता है, 2 आता है, कुछ मटीरियल है जिनकी इफेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, कुछ तो कम होता है। अब इससे कलर से भी आपको आइडिया हो जाता है कि कुछ मटीरियल्स का जो विजिबल में कलर देते हैं उनका इफेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, जो यूवी रीजन में उनका इफेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। इसकी क्या रीज़न है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। तो पॉलीमेरिक को ये कलर्स देते हैं, डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं, शेड्स बनाए जाते हैं, फिर उनका इफेक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन है, इस पर बात सर करेंगे। अटेंडेंस ये जितने लोग सारे अपना नाम बोलो, वीडियो में आ जाएंगे, पता लग जाएगा मुझे। बोलते जाओ जाते जाओ बाहर। वाह,